Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar, and today's our topic is belt, chain and gear drive, in which we are focusing on 4.1 flat belt drive. This is lecture number 16. The vision of Mechanical Engineering Department of NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists, and to achieve this vision the mission statements are: M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to ensure employability and sustainability; M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering; M3 to undertake skill enhancement training and programs for students; M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen functioning of belt drive and also the classification of belt drive. I hope all of you understand. If you have any doubt, so please go through the previous video lecture. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain concept of slip and creep and explain various belt drive design parameters. So these are the some important fundamental concept of belt drive to be studied before solving numericals on belt drive. These are the POs and PSO which we are mapping through this video lecture. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एनिमेशन दिख रहा है बेल्ट ड्राइव का, जिसमें आपको दिख रहा है एक ड्राइवर पुली है, एक ड्रिवन पुली है. तो ये ड्राइवर पुली बोला गया है, ये ड्रिवन पुली बोला गया है. ये एक ओपन बेल्ट ड्राइव है जिसमें ये ड्राइवर पुली जो डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ड्रिवन पुली भी घूमता है. घूमते वक्त आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये ड्राइवर पुली जो है बेल्ट को यहाँ से खींच कर जो है दूसरे साइड में डिलीवर कर रहा है. यहाँ पर वो बेल्ट के ऊपर एक पुल आएगा, खिंचाव आएगा और दूसरे साइड में वो डिलीवर कर रहा है. तो जहाँ पर ये पुल आएगा वहाँ पर आएगा टेंशन वाला साइड, और जहाँ पर ये डिलीवर करेगा वहाँ पर आएगा स्लैक साइड. तो बेल्ट ड्राइव में दो साइड्स होती है, एक होती है टाइट साइड और एक होती है स्लैक साइड. जो टाइट साइड होती है वहाँ पर बेल्ट में टेंशन ज़्यादा होगा जिसे हम लोग टेंशन T1 बोलते हैं, और जो स्लैक साइड है वहाँ पर टेंशन कम होगा जिसे हम लोग टेंशन T2 बोलते हैं. तो यहाँ पर जो स्लैक साइड है वो ऊपर है, टाइट साइड है नीचे है. सोचो अगर ये ड्राइवर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा अगर होता, अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमता, तो ड्रिवन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता. ओके, तो तब वो कंडीशन में बेल्ट जो है वो ऊपर से खींचा जाता और नीचे की साइड में उसको छोड़ा जाता. डिलीवर कहाँ पर हो जाता? नीचे के साइड में, ऊपर साइड में खींचा. तो टाइट साइड कहाँ पर होता? टाइट साइड होता ऊपर की साइड में. यहाँ पर बेल्ट में ज्यादा खींचा होता, ज्यादा टेंशन होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइट साइड जो है वो ऊपर है और स्लैक साइड जो है वो नीचे है. जनरली जो टाइट साइड है वो नीचे ही रखा जाता है और स्लैक साइड को ऊपर ही रखा जाता है. उसके लिए एक टेक्निकल रीजन है कि ये बेल्ट जो है आप लोग देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक पुली के कांटेक्ट में है, ठीक है ना. छोटी पुली पे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पुली के कांटेक्ट में है. अगर स्लैक साइड यानी ढीला साइड अगर नीचे रखा जाएगा तो इसका जो ये कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर लूजनेस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो कांटेक्ट एरिया है वो कम हो जाएगा. तो कांटेक्ट कम होने की वजह से क्या हो सकता है कि स्लिप का प्रॉब्लम हो सकता है. पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पुली और बेल्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है, पुली और बेल्ट के बीच का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ग्रिप बन रहा है, और ग्रिप की वजह से जो है ये बेल्ट को खींच पा रहा है. अगर यहाँ पर ग्रिप नहीं बनेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने मानो ऑयल डाल दिया या ऑयल डाला है तो ये स्लिप हो जाए, है ना. तो ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेल्ट और पुली के बीच में. तो यहाँ पर ग्रिप बनाने का काम करता है बेल्ट और पुली. तो आप लोगों को ध्यान में रखना है टाइट साइड जो है वो नीचे के साइड में आता है, और टाइट साइड जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में आप लोगों को समझना है. कभी कभी डायग्राम दिया रहेगा तो उसमें रोटेशन डायरेक्शन दिया है, तो टाइट साइड स्लैक साइड कहाँ पर आएगा आपको समझना पड़ेगा उसमें, ठीक है.
तो चलिए देखते स्लीप क्या होता है। तो देखो एक बार क्या हो गया कि ड्राइवर पुली रोटेट्स विदाउट कैरिंग बेल्ट विद इट। जो ड्राइवर पुली जो था, जो घूम रहा था, वो बेल्ट को लिए बगैर घूम गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया स्लिप हो गया। बेल्ट जो है ड्राइवर पुली के साथ नहीं घूमा तो स्लिप हो गया हम लोग बोलेंगे। और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि बेल्ट घूम गया पर ड्रीवन पुली नहीं घुमा, है ना, बेल्ट घूम गया पर ड्रीवन पुली नहीं घुमा। तो ऐसा दो जगह पर स्लीप आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दो सेंटेंस स्लीप अगर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्लीप इन बेल्ट। तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर पुली रोटेट हो जाता है पर बेल्ट रोटेट नहीं होता है। और दूसरे केस क्या है स्लीप के लिए कि बेल्ट रोटेट हो गया पर ड्रीवन पुली रोटेट नहीं हुआ, दूसरा जो पुली है ड्रीवन पुली वो रोटेट नहीं हुआ। तो ऐसी दो जगह पर स्लीप हो सकता है। स्लीप जो है वो क्यों होता है? पुअर ग्रिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली। बेल्ट और पुली के बीच में जो है अगर ग्रिप प्रॉपर नहीं है, फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर स्लीप रहेगा। स्लीप की वजह से क्या होता है? स्लीप की वजह से पावर ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। जो ड्राइवर पुली है वो तो घूम गया पर ड्रीवन पुली नहीं घूम पाया ना वो टाइम पे, तो वो पावर लॉस हो गया अपना, वो पावर हमारा लॉस हो गया, वो हम लोग फिर से रिकवर नहीं कर सकते, है ना। तो हमको क्या चाहिए कि भैया स्लीप कम से कम हो, तो लॉसेस कम से कम हो जाएंगे, है ना। तो स्लीप को कम से कम रखने के लिए अपने को कुछ उपाय है कि बेल्ट को ज्यादा टाइट करवा दो और बाकी की सारी चीजें, ठीक है ना। स्लीप इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। स्लीप को अभी हम लोग बोलेंगे परसेंटेज में कि भैया इतना परसेंट स्लीप हो गया, 5% स्लीप हो गया, 10% स्लीप हो गया, है ना। अगर 100 किलोवाट का पावर ट्रांसफर करना था तो दूसरे जो पुली है उस पर सिर्फ 95 किलोवाट ही पहुंच पाया, तो यानी 5% का स्लीप हो गया, पावर लॉस हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसको हम लोग वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो ये है n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2 इंटू टी प्लस टी 1 - s/100। तो इसमें ये n2 यानी क्या है? ये आरपीएम है, आरपीएम होता है ये ड्रीवन पुली का, n1 क्या है? ये ड्राइवर पुली का आरपीएम है। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो, ये डिस्क्रिप्शन लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, और मैं जो बता रहा हूँ उसके नीचे आप लोग वो उसका डिनोशंस लिख लो कि n1 क्या है? n1 है आरपीएम ऑफ ड्राइवर पुली, ड्राइवर पुली जो रोटेट हो रहा है उसका आरपीएम, ठीक है। और n2 क्या है? ड्रीवन पुली का आरपीएम, ठीक है। d1 क्या है? डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली, और d2 क्या है? डायमीटर ऑफ ड्रीवन पुली। 2 नंबर जो है वो ड्रीवन के साथ जुड़ा है और 1 नंबर जो है वो ड्राइवर के साथ जुड़ा है। और t जो है वो थिकनेस रहेगा बेल्ट का, बेल्ट कितना मोटा है वो थिकनेस रहेगा t, और s जो है वो अपना स्लीप रहे, s जो है वो स्लीप है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और स्लीप निकालना है किसी प्रॉब्लम के अंदर का, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम लोग क्रीप इन बेल्ट। अभी क्या होता है, एक साइड में जो है बेल्ट टाइट साइड रहता है और दूसरे साइड में जो है वो स्लैक साइड आ जाता है। तो बेल्ट जो है वो कंटिन्यूअसली टाइट साइड से लेकर स्लैक साइड में जाता है। तो एक साइड में वो बेल्ट जो है वो खिंचाव महसूस करता है और दूसरे स्लैक साइड में वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो ये खींचने ढीले होने के चक्कर में बेल्ट में थोड़ा सा जो है ना मूवमेंट आ जाता है, बेल्ट में थोड़ा सा प्ले आ जाता है, थोड़ा उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्रिप क्या होता है, व्हेन बेल्ट पासेस फ्रॉम स्लैक साइड टू टाइट साइड। जब स्लैक साइड से यानी ढीले साइड से टाइट साइड में जाता है, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ बेल्ट एक्सटेंड, कुछ पोर्शन जो है बेल्ट का वो खिंचाव महसूस करता है, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द टाइट साइड टू स्लैक साइड। खिंचाव महसूस करता है, फिर टाइट साइड से स्लैक साइड में वापस आता है तो डबल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना यानी। ड्यू टू दिस चेंज ऑफ द लेंथ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड द पुली सरफेस। तो बेल्ट और पुली के बीच में थोड़ा सा जो है ना मूवमेंट हो जाता है, थोड़ा सा वो बेल्ट जो है पुली को छोड़ के हिल जाता है। तो ये रिलेटिव मोशन जो है इसको हम लोग क्रिप कहते हैं। ये रिलेटिव मोशन जो है उसको क्रिप कहा जाता है। अगेन एक क्रिप का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला लिखना है n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2 इंटू e प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 अपॉन e प्लस अंडर रूट सिग्मा 1। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? स्ट्रेस इन बेल्ट ऑन द टाइट एंड स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली, और E जो है यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बेल्ट, ठीक है। N2, N1, D1, D2 हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा है। E आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? ये तो स्ट्रेस रहेगा बेल्ट के अंदर। टाइट साइड में अलग स्ट्रेस आएगा क्योंकि टाइट साइड में टेंशन ज्यादा होता है, तो वो सिग्मा 1 कहलाएगा। स्लैक साइड में अलग स्ट्रेस आएगा क्योंकि स्लैक साइड में टेंशन कम होता है, सिग्मा 2 रहेगा। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डिस्क्रिप्शन ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन याद करनी है क्रिप क्या होता है, ठीक है। चलो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं आपको नोट डाउन करने हैं। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट में देखो ये सीधा सीधा एक पुली दिया हुआ है आपको, उसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, ये दूसरा पुली छोटा पुली उसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है।
दोनों पुली के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको हम लोग x बोलेंगे, है ना। ये पहले पुली का जो रेडियस रहेगा उसको r1 बोलेंगे, दूसरे पुली का रेडियस r2 रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो बड़ा पुली है उसका कांटेक्ट जो है यहाँ से G से लेके E तक का बेल्ट का कांटेक्ट है। तो ये जो G यहाँ पर अल्फा एंगल दिया है, छोटा सा हम लोगों ने एंगल एक बोला है अल्फा एंगल है करके, तो वैसा ही देखो छोटी पुली में भी ये बेल्ट कांटेक्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्फा एंगल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बेल्ट जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है पुली के साथ चिपकना, तो ये H तक चल रहा है, तो ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पर बचा हुआ है वर्टिकल लाइन से, उसको हम लोग अल्फा एंगल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल अल्फा बोलते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल अल्फा क्या है, R1 माइनस R2 बाय X। तो R1 यानी क्या है, रेडियस ऑफ ये पुली बड़ा पुली ड्राइवर पुली, और R2 यानी रेडियस ऑफ ड्रीवन पुली, और X यानी क्या है, दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ओके। और लेंथ ऑफ बेल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना पाई R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस X प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर बाय X, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, और हम लोगों को लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ध्यान रखो ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के फॉर्मूले में सिंपल सा एक डिफरेंस है। ओपन बेल्ट में यहाँ पर माइनस दिखाने को मिलेगा आपको दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और क्रॉस बेल्ट में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। दिस इज क्रॉस बेल्ट, ये क्रॉस बेल्ट का डायग्राम है। क्रॉस बेल्ट में ये बेल्ट देखो क्रॉस हो गया है, आप लोग देख सकते हो। तो बेल्ट क्रॉस हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाता है। ये अल्फा आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कितना बड़ा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी आपको ये अल्फा एंगल जो है बड़ा दिखेगा, जो कि ओपन बेल्ट में ये छोटा था। तो ज्यादा कांटेक्ट अगर है बेल्ट का पुली के साथ तो अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, स्लीप कम होगा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का ये एडवांटेज है कि भैया स्लीप इसमें कम होता है और ज्यादा पावर ट्रांसमिट होता है। और फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ यहाँ पर सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर प्लस साइन है। ये दोनों साइंस आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। फिर से x डिस्टेंस यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, R2 इज द रेडियस ऑफ ड्रीवन पुली, R1 इज द रेडियस ऑफ ड्राइवर पुली। देन अगेन पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, है ना। ये फॉर्मूला है, और ये W जो है ये वैट है, जो कि इसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट वैट होता है। तो हमको पता है कि बेल्ट में एक साइड में टाइट साइड होता है, एक साइड में स्लैक साइड होता है। ड्राइवर पुली घूम रहा है, बेल्ट को खींच रहा है, तो जहां से खींचेगा वहां पर टाइट साइड आएगा। टाइट साइड की टेंशन को हम लोग T1 बोलते हैं, स्लैक साइड की टेंशन को हम लोग T2 बोलते हैं। और इसका कुछ तो भी स्पीड रहेगा ना, कुछ स्पीड से ये घूम रहेगा बेल्ट, बेल्ट घूमने का कुछ स्पीड रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो T1 माइनस T2 अगर आप लोग करवा दोगे और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट से इसको V से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपको इसका पावर आ जाएगा, और पावर जो है वो वैट में डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और आपको V का भी एक फॉर्मूला है, वो लिख लो आप लोग, V इज इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60। V इज इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60, पाई डी डायमीटर और एन आरपीएम डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर दो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल टेंशन देखते हैं। जब ये बेल्ट घूम रहा है पुली के अबाउट, तो क्या होता है, देखो जब यहाँ से यहाँ तक ये रोटेट होता है, घूमता है बेल्ट, तो ये बेल्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर आता है दोनों साइड में। यहाँ पर भी जब ड्रिवन पुली में यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, यहाँ पे तो बेल्ट जो है सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधा सीधा जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है, जब बेल्ट ऐसा राउंड में घूमेगा तब, है ना, राउंड में घूमेगा। तो एक आप एग्जाम्पल के तौर पे लो, एक रस्सी को आप लोगों ने पत्थर बांध दिया है, और वो रस्सी को आप लोग लेकर घुमा रहे हो, तो वो पत्थर क्या करेगा, बाहर की दिशा में जाने की कोशिश करेगा। तो वो बाहर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। पत्थर जितना भारी होगा उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो बेल्ट की कंडीशन में भी वैसा ही है। ये बेल्ट जब यहाँ से इतने पोर्शन में घूमता है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और बेल्ट अगर भारी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा तो आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो टेंशन बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आने वाला टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कहलाता है। और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है m इंटू वी स्क्वायर। m जो है वो बेल्ट का मास है, बेल्ट कितना वजनदार है वो m से पता चलेगा, और v जो है वेलोसिटी है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा पाई डी एन बाई 60 करके, है ना। तो ये अपना टीसी आ जाएगा। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब भी प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब भी प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा, तो ये टाइट साइड का टेंशन जो है इसमें भी आपको ये टीसी ऐड करना पड़ेगा, और स्लैक साइड का टेंशन है इसमें भी टीसी ऐड करना पड़ेगा।
दोनों साइड में ये टेंशन ऐड हो जाएंगे, है ना। ये टेंशन एक्सेस में रहेगा ना तो दोनों साइड में ये बढ़ जाएगा। अगर नहीं बोला है तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, अगर बोला है प्रॉब्लम में कंसिडर करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों साइड में टीसी ऐड हो जाएगा। ओके, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ना उसी टेंशन रेशो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेंशन रेशो। ये फॉर्मूला है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻ म्यू थीटा। ई जो है अपना ये एप्सिलॉन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है, और म्यू जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, बेल्ट और पुली के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा जो है एंगल ऑफ लैप है। ये न्यूमेरिकल के अंदर कैसा वैल्यू दिया रहेगा, क्या निकालना पड़ेगा हम लोग देखेंगे। तो आपको अभी फिलहाल जो है ये फॉर्मूला याद रखना है, T1/T2 इज इक्वल टू e⁻ म्यू थीटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है टेंशन रेशो, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2.3 log ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा। ये एक्सपोनेंशियल निकाल दिया तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला T1/T2 e⁻ म्यू थीटा, और इसको आप लोग ध्यान में रखिए। देन इनिशियल टेंशन, अभी देखिए जो बेल्ट जो है पुली के ऊपर लगा हुआ है, तो बेल्ट जो लगता है पुली के ऊपर उसमें पहले से भी कुछ टेंशन रहेगा ना, है ना। जब वो मशीन चालू होंगी, घूमना चालू होंगी, तो बेल्ट के अंदर टेंशन आएगा, पर इनिशियली भी उसके अंदर कुछ टेंशन होना है। ऐसा ढीला ढाला तो उसके ऊपर आप लोग पुली के ऊपर उसको रखेंगे नहीं, है ना, थोड़ा टाइट ही उसको फिट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। तो जो स्टार्टिंग में मशीन चालू करने के पहले जो टेंशन होता है उसको हम लोग इनिशियल टेंशन बोलते हैं। और इनिशियल टेंशन अगर अच्छा है तो उससे वजह से टाइट हो जाता है बेल्ट, जिसकी वजह से ग्रिप अच्छा बनता है, तो पावर ट्रांसमिशन अच्छा हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन अच्छा होगा तो पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, स्लीप कम होगा, है ना। तो इनिशियल टेंशन रहना इज गुड थिंग। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल टेंशन को हम लोग T0 से डिनोट करवा रहे हैं, और इनिशियल टेंशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, T1 + T2/2। तो T1 + T2/2 अगर आप लोग करवा लोगे तो ये इनिशियल टेंशन आपको मिल जाएगा। और अगर मानो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रॉब्लम के अंदर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा, T0 इज इक्वल टू T1 + T2 + ट्वाइस TC/2। तो ये TC जो है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है निग्लेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन T1 + T2/2 और कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इट इज T1 + T2 + ट्वाइस TC/2। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इनिशियल टेंशन का। ध्यान रखिए इनिशियल टेंशन बेल्ट के ऊपर स्टार्टिंग में जो टेंशन होता है वो है जिसकी वजह से ग्रिप अच्छा बनता है, पावर अच्छा ट्रांसमिट हो जाता है, स्लिप जो है वो कम हो जाता है। अभी देखिए जो इनिशियल टेंशन है इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इनिशियल ग्रिप ऑफ बेल्ट विच रिड्यूसेस स्लिप, अभी मैंने आपको बताया, और लेसर स्लिप रिड्यूसेस लॉसेस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अगर स्लिप कम हो जाएगा तो पावर ट्रांसमिशन अच्छा होगा, और पावर ट्रांसमिशन अच्छा होगा तो इफिशिएंसी अच्छी रहेंगी। जितना पावर ड्राइवर जनरेट कर रहा है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ड्रीवन को, है ना। तो इंक्रीज करना इनिशियल टेंशन अच्छी बात है। तो हम लोग देखते हैं इनिशियल टेंशन इंक्रीज कैसे करेंगे। तो इनिशियल टेंशन इंक्रीज किया जाता है आइडलर पुली की मदद से। आइडलर पुली यानी एक एक्सेस पुली हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के अंदर, आइडलर पुली था, तो जिसमें क्या होता था बेल्ट में टाइटनेस लाने के लिए हम लोग एक पुली एक्सेस ऐड कर देंगे जिसकी वजह से बेल्ट जो है वो टाइट हो जाता है। तो आप लोग पहले वीडियो के अंदर जाके आइडलर पुली वाला टॉपिक देखिए तो आपको पता चलेगा आइडलर पुली क्या होता है। बेल्ट में टाइटनेस लाने के लिए हम लोग आइडलर पुली का इस्तेमाल करते हैं, और आइडलर पुली की वजह से क्या होता है इनिशियल टेंशन बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद इंक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस, तो दो पुलिस के बीच का सेंटर डिस्टेंस भी अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया तो हमारा इनिशियल टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो इनिशियल टेंशन बढ़ाने के लिए अपने पास दो मेथड है, पहला है आइडलर पुली लगा दो, और दूसरा है सेंटर डिस्टेंस जो है पुलिस के बीच का वो इंक्रीज करवा दो। सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज करवा देंगे तो भी जाकर अपना इनिशियल टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, आपको ध्यान में रखना है क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव में। अभी हम लोगों ने देखा क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बेल्ट और पुली का कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होता है ओपन के कंपैरिजन में। तो अगर वो ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्रॉस में ज्यादा होती है, ओपन में कम होती है, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो इसमें हाई होता है। वेलोसिटी रेशियो यानी ज्यादा स्पीड वो ट्रांसफर कर सकता है ना। एक पुली, छोटा पुली कम स्पीड में घूम रहा है और बड़े पुली को आपको ज्यादा स्पीड में घुमाना है या वाइस वर्सा करना है,
तो ये जो है क्रॉस बेल्ट में अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। ओपन बेल्ट में एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से वेलोसिटी रेशियो कम होता है। वेलोसिटी रेशियो यानी वो रेशियो होता है n2/n1 इज इक्वल्स टू d1/d2। n2/n1 इज इक्वल्स टू d1/d2। इसका वैल्यू क्रॉस बेल्ट में ज्यादा होता है, ओपन में कम होता है। हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे। फिर एप्लीकेशन, ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से ग्रिप अच्छा रहेगा, तो हाई पावर हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे। और इसमें लेस एंगल ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से आप लोग ज्यादा कम ग्रिप रहेगा और आप लोग पावर ट्रांसमिशन थोड़ा कम होगा, इसमें लेस पावर ट्रांसमिशन होगा। ओके। ड्राइवर और ड्रिवन पुली जो है क्रॉस में अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और ओपन बेल्ट में वो सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। कौन? ड्राइवर और ड्रिवन पुली क्रॉस बेल्ट में अपोजिट में घूमते हैं और ओपन बेल्ट में वो सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। वैसा ही देखो, लेंथ ऑफ बेल्ट जो है क्रॉस बेल्ट में लंबा होता है बेल्ट, और ओपन बेल्ट में बेल्ट का लेंथ जो है वो कम होता है, शॉर्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना है ना। ये क्रॉस होके जा रहा है तो लंबाई ज्यादा होती है और ओपन में वो शॉर्ट है। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। और आज हम लोगों ने अपना 4C यूनिट आउटकम अचीव किया है, वो है अपना सिलेक्ट सुटेबल बेल्ट फॉर गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन। अभी आप लोग काफी सारी चीजें समझ चुके हो बेल्ट के लिए, है ना। तो जस्टिफाई कर सकते हो आप लोग कौन सा बेल्ट क्यों आप लोगों ने यूज किया हुआ है। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है स्लिप क्या होता है, क्रिप क्या होता है, और बेल्ट ड्राइव डिजाइन के अलग अलग पैरामीटर्स हम लोगों ने देखा है। इनिशियल टेंशन हम लोगों ने देखा है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम लोगों ने देखा हुआ है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग इनिशियल टेंशन देखा है, पावर ट्रांसमिशन देखा हुआ है, लेंथ ऑफ बेल्ट देखा है ओपन और क्रॉस बेल्ट के लिए। ओके, these are the various PO and PSO which we are mapping through this video lecture. Okay, thank you everyone. Our next video lecture will be on numerical on flat belt drive.